Hello everyone, welcome back to Lucknow Nama Academy. Myself Sadhana Fees, and today is the first lecture of microeconomics. Okay, so let's begin our session with the first unit of microeconomics. ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का. ठीक है, टॉपिक है हमारा डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. सो बिफोर प्रोसीड फर्दर, एक इंडिविजुअल को आप जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो एक पता होना चाहिए कि जिसकी आप स्टडी करने जा रहे हो वो क्या होता है. ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, वो क्या होता है. तो इसलिए हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझते हैं. आपके सिलेबस में 4 डेफिनेशन इंक्लूडेड है, जिसमें है आपकी एक वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन और एक स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन से. वेल्थ, सबसे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि वेल्थ क्या होती है. वेल्थ को हिंदी में पूंजी कहते हैं. ठीक है बच्चों, पूंजी क्या होता है? पूंजी किसी भी इंसान की, किसी भी एक इंडिविजुअल की उसकी नेट वर्थ कितनी है. ठीक है, जैसे कि उसके पास करंट में कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, इन सारी चीज़ों का समेशन क्या होता है, उस एक इंडिविजुअल की पूंजी होती है. ठीक है, तो आपकी जो वेल्थ डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी. ठीक है, एडम स्मिथ जी ने आपकी वेल्थ डेफिनेशन दी थी. और इसकी डेफिनेशन क्या थी ये देखते हैं. इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस which inquires into the nature and causes of wealth of a nation. यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है. ठीक है, जो कि इंक्वायर करता है नेचर को, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है वो अकॉर्डिंग टू इट्स वेल्थ होती है. हम वेल्थ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं. उसके बाद देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली. एडम स्मिथ ने ये बताया, एडम स्मिथ ने बस ये वेल्थ को ही कंसीडर किया था. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू एग्जामिन हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट. इन्होंने ये भी बताया साथ में कि एक इंडिविजुअल कैसे अर्न कैसे करते हो और उसको कैसे अपने अर्निंग को कैसे एलोकेट करते हो. ठीक है, तो एडम स्मिथ ने बस वेल्थ की डेफिनेशन दी थी और बस ये बताया था कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो वेल्थ का डिटर्मिनेशन होता है और एक इंडिविजुअल कैसे अर्न करता है और उसको कैसे स्पेंड करता है. ये चीज़ें इन्होंने बताई थी. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे वेलफेयर डेफिनेशन. ठीक है, वेलफेयर क्या होता है, मैंने देखिए यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है. वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण होता है. ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ऑल द एक्शंस दैट पीपल टेक इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक वेलफेयर. यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने ये बताया कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी करता है. किसकी स्टडी करता है? एक इंडिविजुअल के एक्शन की, जिससे एक सोसाइटी का कल्याण हो सके. ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक्स एक वेलफेयर को कंसीडर करता है. ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890. उसके बाद इसके कई इम्प्लीकेशंस हुए थे. इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डेफिनेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इसका काफ़ी अफेक्ट आया था. ठीक है, प्रभाव आया था. उसके बाद ये बताया गया कि इकोनॉमिक्स जो होता है इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड ओनली. ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिर्फ ह्यूमन की स्टडी होती है. ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ में कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ कंसीडर्ड विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. लेकिन इकोनॉमिक्स किसको कंसीडर करता है? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंसीडर करता है. ठीक है, उसके बाद प्रमोशन ऑफ वेलफेयर इज़ द अल्टीमेट गोल.
मतलब अल्फ्रेड मार्शल का सिर्फ एक अल्टीमेट गोल था कि उनको वेलफेयर को क्या करना था, प्रमोट करना था, रेस करना था। कैसे, किसका वेलफेयर, कैसे एक सोसाइटी का वेलफेयर हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक सोसाइटी को एक अच्छा एक बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई थी। हाँ, मार्शल क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटी। उन्होंने ये चीज़ अपनी डेफिनेशन में एक चीज़ और ऐड करी थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को अदर एक्टिविटी से डिफरेंट बताया था। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, इफ़ अ स्टूडेंट विजिट्स अ फ्रेंड हु इज़ इल। वैसे कि मैं भी बीमार हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल अपने से रिलेट करके दिया है। ठीक है, तो इफ़ अ स्टूडेंट्स विजिट अ फ्रेंड्स हु इज़ इल, इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा है, जो फ्रेंड बीमार है, तो ये क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। क्या इससे वेलफेयर रेज हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्शल ने ये चीज़ें बता दी थी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक सोशल एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटी हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, स्कार्सिटी डेफिनेशन पे, जो कि रॉबिन्स ने दी थी। पहले हम समझते हैं स्कार्सिटी क्या होता है। स्कार्सिटी को हम ऐसे समझते हैं जब हमारे डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, आज के सिनेरियो में यही चल रहा है। आप देख लीजिए, हर चीज़ की डिमांड बढ़ी हुई है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज तो फिक्स्ड हैं, हम उनको तो बढ़ा नहीं सकते। तो ये किसकी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक स्कार्सिटी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, जब आपकी डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई हो जाती है तो वो किसकी सिचुएशन क्रिएट करता है, स्कार्सिटी की सिचुएशन क्रिएट करता है। ओके, अब इनकी डेफिनेशन क्या थी ये समझ लेते हैं हम। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, इन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। ठीक है, विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इन्होंने ये बताया, रॉबिन्स ने ये बताया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि स्टडी करता है एक ह्यूमन के बिहेवियर को। ठीक है, और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है किसके बीच में, एंड्स एंड स्कार्स, मतलब जो चीज़ें लिमिटेड हैं उसके बीच में और ह्यूमन के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जिसके यूजेस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी आप लोगों को ये डेफिनेशन, और अगर नहीं क्लियर हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट है आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी थी, सैमुअल्सन ने दी थी, पॉल ए सैमुअल्सन ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज़ टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मतलब इन्होंने ये बताया कि एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी चूज़ कैसे करता है, अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करता है। ठीक है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कई सारे यूजेस जिनके होते हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ और इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब अभी भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब आपकी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरी करनी है और फ्यूचर नीड्स को भी पूरी करनी है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सैमुअल्सन ने ये बताया कि एक पीपल और एक सोसाइटी कैसे अपने रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करता है ताकि उन रिसोर्सेस को अल्टरनेट यूज़ कर सके ओवर टाइम, मतलब प्रेजेंट नीड्स भी पूरी कर सके और फ्यूचर नीड्स भी पूरी कर सके। ठीक है, उसके बाद
ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक चीज़ और थी, अभी तक आपने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी, तीन डेफिनेशन आपने पढ़ चुकी है, एक अल्फ्रेड मार्शल की, एक एडम स्मिथ की और एक रॉबिन्स की। तो इन तीनों डेफिनेशंस में से सबसे अच्छी डेफिनेशन जिसे अप्रूव की गई, जिसे अप्रूव किया गया और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेफिनेशन किसने दी थी? सैमुअलसन जी ने दी थी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम इसको कैसे समझते हैं? ठीक है, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं दो तरीके कौन से होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। ओके, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस क्यों है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइंस क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप इकोनॉमिक्स को एक साइंस से कंपेयर कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें आपके वेरियस लॉज एंड कई सारे लॉज आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से हम इकोनॉमिक्स को भी साइंस कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जो कि आपका साइंस भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होता है कि क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, किस वजह से हुआ। दिस इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या लिखा है। साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है साइंस, सिस्टमैटिक स्टडी होता है, ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है, दैट एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। ये एनालाइज करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट्स। ओके, फाइन। अब इकोनॉमिक्स इज अ साइंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव एंड नेक्स्ट होता है आपका नॉर्मेटिव, ठीक। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव समझते हैं पहले। A positive science is one that studies the relationship between two variables but does not give any value judgment. Positive economics में एक चीज़ होती है कि ये दो स्टडी करता है दो वेरिएबल की, ठीक है, दो वेरिएबल की स्टडी करता है, लेकिन यहाँ पे ये कोई जजमेंट नहीं पास करता, ये कोई सजेशन नहीं देता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं ये क्या होता है। जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे क्या हुआ, क्या था, क्या होगा, ओके। इसको हम एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे पॉपुलेशन क्या थी, क्या है और क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में पॉपुलेशन ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि what is, what was and what would be, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल करके ऐड कर लीजिएगा उसको। उसके बाद आती है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? एज अ नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स पासिस वैल्यू जजमेंट। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को, पॉजिटिव क्या था, जजमेंट नहीं पास करता था। नॉर्मेटिव क्या है, जजमेंट पास करता है, ओके, सजेशंस देता है, जजमेंट पास करता है। कौन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है, ये क्या बताता है, व्हाट ऑट टू बी। मतलब व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, इट मीन्स कि ये जजमेंट पास कर रहा है ना, सजेशन दे रहा है अपनी वो, ठीक है। तो इट इज़ कंसर्न विद इकोनॉमिक गोल्स एंड पॉलिसीज़ टू अटेन दीज गोल्स। अब ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक गोल्स और पॉलिसीज़ को कंसीडर करता है, मतलब पॉलिसीज़ में अपनी सजेशन देता है, गोल्स में बताता है कि ये होना चाहिए, हम ऐसे गोल्स अचीव कर सकते हैं, हम ऐसे गोल्स नहीं अचीव करेंगे। ये सारी चीज़ें आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। आई होप आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों क्लियर हो गया होगा एकदम। नेक्स्ट आते हैं हम, इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। अब इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट क्यों है आर्ट? आर्ट एक क्या होता है, आर्ट एक कला होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी एक कला होती है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है आर्ट को एक इकोनॉमिक्स से। Art is a discipline that expresses the way things are to be done so as to achieve desired end. यहाँ पे ये बताया है कि आर्ट एक डिसिप्लिन है जो वो अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। जैसे आर्टिशियंस होते हैं, वो अपने तरीके से अपनी पेंटिंग में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करता है सो एज टू अचीव डिज़ायर एंड। मतलब जो उसका डिज़ायर्ड गोल है, जो उसका जो उसने ऑब्जेक्टिव रखा है, उसको वो अचीव कर सके। ओके, क्लियर। और इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है। सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मतलब इकोनॉमिक एक आर्ट क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद रियलिस्टिक सिचुएशन होती है। यहाँ पे देखिए पेंसिल से लिखा हुआ है मैंने, मनगढ़ंत कहानियाँ इकोनॉमिक्स में नहीं होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स टीचेस अस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। एक चीज़ और है कि इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है कि हमें अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका, हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने कंक्लूजन ऐड किया है। कंक्लूजन में मैंने ये ऐड किया है कि देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज़ कंसीडर्ड एज साइंस एज वेल एज आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आता है एग्ज़ाम में, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, आपको उसमें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसमें, 1-to-1 सेशन होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ओके, एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स नेक्स्ट टॉपिक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्या है इसका, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब सारी चीज़ों के कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होते ही हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम समझते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहली आपकी डेफिनेशंस आ जाती है। जो भी आपने ऊपर अभी डेफिनेशन समझी है, 4 डेफिनेशन समझी है आप लोगों ने, वही चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे लिखी हुई हैं। वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बहुत ईजी है। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो में क्या आता है बच्चों, MIC। तो I स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ओके, एंड मैक्रो में क्या आ रहा है, A आ रहा है।
सो ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। ओके, जब हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आपका है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी बनाई जाती हैं वो भी इकोनॉमिक्स में आती हैं। इकोनोमेट्रिक्स है, आप ये सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन आता है उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस ओनली। इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था ये चीज़ कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की एक्शंस को स्टडी करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है उसका। ये इट डज़ नॉट स्टडी बर्ड्स, एनिमल्स और इनएनिमेट थिंग्स। ओके। स्टडी ऑफ रेशनल मैन, जो रेशनल होता है, रेशनल मतलब जिसका माइंड स्टेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसीडर करता है, वो किसी भी सोशल एक्टिविटी को कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, इसलिए वो वही एक्टिविटी कंसीडर करता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ओके। In economics, only those activities of man should be studied which are related to the scarce means of wealth. Okay? Economic laws are not exact and universal. एक चीज़ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं हैं और ना ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो ये 4th लिमिटेशन हो गई। अब नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है, अजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल। आप इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी लॉज देखोगे बच्चों, सारे अजम्पशन बेस्ड होते हैं, सारे के सारे अजम्पशन बेस्ड होते हैं। बिना अजम्पशंस के इकोनॉमिक्स में लॉ बनना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। ठीक है। सबसे बेसिक लॉ कौन सा है, आई होप शायद आप लोग, आई थिंक आप लोग पढ़ चुके होंगे, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में भी देखिए अजम्पशन है। ठीक है, तो सारे लॉज, सारे प्रिंसिपल्स बिना अजम्पशन के बनना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये आज का सेशन था मेरा। आपको कहीं पे भी किसी में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ डू रजिस्टर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।